व्हाट्सएप पर मैसेज की स्पेशल रिंगटोन सुनते ही सत्येंद्र ने फौरन मोबाइल उठाकर देखा और मैसेज खोलते ही उसके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान खिल उठी। परसों शाम 4 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय, आपको आना ही है वरना मैं अपना मेडल नहीं लूंगी। खुशी के अतिरेक से सत्येंद्र की आंखें नम हुई तो साथ बैठी चाय पीती शीला ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया, मानो उसकी खुशी बांट रही हो। वो समझ रही थी सत्येंद्र की मनस्थिति को। मैसेज की यह टोन किसकी है उसे भी पता था। सत्येंद्र थोड़ा संयत हुआ तो मोबाइल शीला की तरफ बढ़ा दिया। मैसेज पढ़कर शीला के दिल में भेजने वाले के लिए आशीर्वाद और सत्येंद्र के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ पड़ा। आज उसे एक बार फिर सत्येंद्र पर गुमान हो आया। एक दिन बाद दोनों लखनऊ विश्वविद्यालय के विशाल ऑडिटोरियम में प्रवेश कर रहे थे, जहां मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाना था। स्टूडेंट्स और टीचर्स के उस महाकुंभ के बीच सत्येंद्र तथा शीला दोनों की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं कि तब उसने पीछे से आकर पहले सत्येंद्र फिर शीला के पैर छू लिए। हड़बड़ाकर पीछे हटते सत्येंद्र ने उसे उठाया तो उस चेहरे में पिता हंसराज जी झांकते नजर आए। बाद में मिलती हूं कहकर वो झोंके की तरह निकल गई और वो दोनों जगह देखकर बैठ गए। आप सुन रहे हैं कहीं अनकहीं, सुकून भरी कहानियों की दुनिया, और मैं हूं आपकी हमसफर वर्षा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का एक नया सफर। आज इतनी भीड़, इतने शोर में भी सत्येंद्र को और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे तो सुनाई दे रही थी बरसों पहले फोन पर की गई पिता की गुहार, आकर देख जा। वर्षों पूर्व उस दिन ऑफिस से वापस आकर सत्येंद्र थक कर सोफे पर बैठा ही था कि फिर से फोन बजा। देखा तो ये वही नंबर था जिससे आज दिन में 2-3 बार फोन आया था, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के चलते आज वो कोई भी फोन नहीं उठा पाया था। पता नहीं किसका है जो बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है। कुछ जरूरी ही होगा, वरना आजकल के दौर में किसे फुर्सत है। यह सोचते हुए सत्येंद्र ने फोन उठाया और उसके हेलो कहने से पहले ही जो आवाज उसे सुनाई दी उसे सुनकर वो जड़ हो गया। उसके हाथ से फोन छूट गया। पानी का ग्लास लेकर आती पत्नी शीला ने यह नजारा देखा तो वो दौड़ कर आई और फोन उठाकर सत्येंद्र के हाथों में देना चाहा कि उधर से हेलो हेलो की आवाज सुनकर रुक गई। सत्येंद्र की आंखें नम थीं और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे अपने अंदर के ज्वार भाटे को रोकने की कोशिश कर रहा हो। सत्येंद्र की हालत देखती शीला ने मोबाइल कान से लगाया। हेलो, उधर से कोई ऊंचे स्वर में बोल रहा था। हेलो, मैं बनारस से बोल रहा हूं। जिस व्यक्ति का ये मोबाइल है उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब है। आप जो भी हैं फौरन यहाँ आ जाइए। इस व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल लगता है। मैं इसे यहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा रहा हूँ। आप अति शीघ्र पहुंचने की कोशिश करिए। यह कहकर उधर से फोन कट गया। फोन टेबल पर रखकर शीला ने सत्येंद्र की तरफ ध्यान दिया और उसका कंधा झंझोड़ते हुए बोली, कौन था ये और किसका फोन था? क्या आप जानते हैं? उसकी बात सुनकर सत्येंद्र ने शीला को सूनी सूनी नजरों से देखा तो वो और घबरा गई। उसने सत्येंद्र को पानी पिलाया और उसके पास ही बैठ गई। पानी पीने के बाद सत्येंद्र को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसके मुंह से अस्फुट स्वर में निकला, पापा का फोन था। यह सुनते ही शीला चौंक कर सीधी होकर बैठ गई। पापा का फोन? वो भी बनारस से? इतने वर्षों बाद? एक साथ बहुत सारे प्रश्न उसने सत्येंद्र की तरफ उछाल दिए और अगले ही पल उसे एहसास हुआ इन प्रश्नों का उत्तर शायद उसके पास भी नहीं होगा। सत्येंद्र के पिता यानी उसके ससुर हंसराज जी, ज्यादा नहीं जानती थी उनके बारे में, बस इतना ही पता था कि बहुत सज्जन व्यक्ति थे, पर वो उसकी और सत्येंद्र की शादी से पहले ही घर से कहीं चले गए थे। पर क्यों? पता नहीं। इस बात का जवाब उसे कभी किसी से नहीं मिला था और अब तो उसकी शादी को भी कई साल हो गए थे। इस तरह अचानक ऐसा फोन आना किसी को भी उद्वेलित करने के लिए काफी था। शीला सत्येंद्र की मनोदशा समझ रही थी। लगभग 2 दशकों बाद अपने पिता के बारे में पता लगना, और वो भी तब जब मृत्यु उन्हें फिर से छीन कर ले जाने को तत्पर हो, किसी को भी हिला देने को काफी था।
आज तक ससुर जी को तस्वीरों में देखकर और सत्येंद्र से जो सुना था वो उसे ये बताने को पर्याप्त थे कि सत्येंद्र अपने पिता के बहुत करीब था। इसके अलावा दोनों बड़ी नंदों और सासू माँ से उनके बारे में कभी कोई खास बात नहीं पता चली थी। ससुर जी का रहस्यमयी परिस्थितियों में घर से जाना और उनका जिक्र पर लगा प्रतिबंध कई बार शीला को उनके बारे में और जानने को उत्सुक कर देता, लेकिन परिवार का माहौल खराब ना हो सोचकर वह खुद को शांत कर लेती थी। आज इस विषय पर उसकी उत्कंठा ने फिर से सिर उठा लिया था, लेकिन सहज चली थी सत्येंद्र की। समझती थी कि आज सत्येंद्र जरूर कुछ बोलेगा। ससुर जी के प्रति सासू माँ के रवैये को देखते हुए उसे लगा कि गनीमत है कि घर में सिर्फ वो दोनों ही हैं। शीला और सत्येंद्र की शादी को लगभग 18 साल हो चुके थे और इकलौती बेटी साहिबा इस साल 15वें साल में प्रवेश कर चुकी थी। शीला के ससुराल में सत्येंद्र और सासू माँ सुमित्रा देवी के अलावा 2 बड़ी ननदें थीं। दोनों बड़ी ननदों की शादी इसी शहर में हुई थी और सुमित्रा जी इस समय बड़ी बेटी के घर गई हुई थी। बेटी साहिबा स्कूल की तरफ से ट्रिप पर हिमाचल प्रदेश गई हुई थी। अनमने भाव से खाने के नाम पर दोनों से ही 2-2 कौड़ निकले गए। सोने को बिस्तर पर लेटे तो दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ही बेचैन थे और दोनों की बेचैनी की वजह अलग अलग थी। सत्येंद्र को अपने पिता के साथ बिताया हुआ अपना हर पल याद आ रहा था और शीला को यह जानने की उत्सुकता थी कि सासू माँ की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। उसने सत्येंद्र की ओर देखा तो सत्येंद्र किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। सत्येंद्र की आंखों के सामने जीवन का वह हर पल घूम रहा था जो उसने अपने पिता के साथ बिताया था। रईस खानदान की एकमात्र संतान सत्येंद्र की मां सुमित्रा देवी को स्वभाव में उग्रता विरासत में मिली थी और पिता हंसराज अपेक्षाकृत शांत और डरपोक स्वभाव के थे। पत्नी शहर के अभिजात्य वर्ग की चंचल तितली और उनका स्वयं का बैकग्राउंड यूपी का एक पिछड़ा हुआ गांव। अपनी प्रतिभा और शिक्षा के चलते स्वयं तो गांव से निकल आए, परंतु गांव के संस्कार और उनकी जड़ें इतनी गहरी थी कि उनसे स्वयं को अलग नहीं कर पाए। इस बेमेल जोड़ी के विवाह की एकमात्र वजह हंसराज जी का सुपात्र होना था। पत्नी के सामने उनकी नहीं चलती थी और अपने शांत स्वभाव के चलते वो किसी भी बहस में सहज ही हार मान लेते थे। उनके संपूर्ण वैवाहिक जीवन के कुछ प्रारंभिक वर्षों को छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त उन दोनों का संबंध नाम मात्र का था। शायद बच्चों ने ही उन्हें अभी भी एक डोर से बांध रखा था। यूं ही उठापटक करते हंसराज और सुमित्रा जी का जीवन बीत रहा था। माँ बाप के बीच के क्लेश को देखते देखते तीनों बच्चे बड़े हुए थे। बेटियों का स्वाभाविक झुकाव माँ की तरफ और बेटे का पिता की तरफ ज्यादा था। दोनों बेटियों की शादी हो गई थी और वो अपने ससुराल जा चुकी थी। सत्येंद्र भी अच्छी नौकरी पर था और अब उसकी शादी तय होने वाली थी। जब बातचीत चल रही थी तब सत्येंद्र के पिता हंसराज जी की खुशी देखते नहीं बनती थी। उन्हें लग रहा था 2 बेटियां गई हैं पर एक बेटी वापस आ जाएगी। लेकिन विवाह के 2 महीने पहले सत्येंद्र की माँ और पिता के बीच न जाने किस बात पर इतना भीषण विवाद हुआ कि कभी अपना स्वर ऊंचा ना करने वाले हंसराज जी ने जीवन भर संचित की अपनी करवाहट उगल दी। उस दिन अपने माता पिता की वो बातें भी सत्येंद्र के सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी। रिश्तों के बीच जो कुछ चटका था उस दिन सब बिखर गया। माता पिता के बीच की दरार खाई बन चुकी है। इसका पता अगले दिन सुबह पिता की छोड़ी हुई चिट्ठी के द्वारा चला। वो उनकी जिंदगियों से जा चुके थे, शायद हमेशा के लिए। सत्येंद्र बौखला के रह गया। ऐसे कैसे जा सकते हैं पापा? उन्हें मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उनके बिना कैसे सब कुछ कर पाऊंगा। जब सुमित्रा देवी को पता चला तो उनके चेहरे पर विद्रुपता सी छा गई, जिसमें एक अंश संतोष का भी था। जान छूटी रोज रोज की किचकिच से। मन में चलते भावों को उन्होंने शब्द दिए। वो व्यक्ति कभी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकता था और इतना कहकर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उम्र भर के अनचाहे दायित्व का बोझ एकाएक उतर गया था। रिश्ते को ढोने की करवाहट ही थी शायद जिसने सुमित्रा देवी और हंसराज जी के संबंधों को बिल्कुल ही पाषाण कर दिया था। जितने जानकार लोग थे उन सबके यहाँ जांच पड़ताल की गई, पर जब कोई व्यक्ति स्वयं छिपना चाहता हो तो आप उसे नहीं ढूंढ सकते और हंसराज जी छिपे हुए थे। सत्येंद्र की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और हंसराज जी का कुछ पता नहीं चला। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए। हंसराज जी को ना वापस आना था ना वो आए। सत्येंद्र की होने वाली पत्नी शीला के घर वालों ने भी शादी पर जोर डालना शुरू कर दिया था। उनका भी अपना तर्क था, लड़का योग्य है, उसे हाथ से क्यों जाने दिया जाए? सास ससुर के बीच जो हुआ वो उनकी प्रॉब्लम है,
साल भर होने को आया था। अब वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहते थे। सर्वसम्मति से एक सादे से समारोह में सत्येंद्र और शीला का विवाह कर दिया गया। अपने विवाह के हर एक क्षण में, हर एक रस्म में सत्येंद्र ने अपने पिता की कमी महसूस की थी। लेकिन बाकी सब लोग मानो यह स्वीकार कर चुके थे कि अब हंसराज जी कभी नहीं आएंगे। और सच में वो कभी नहीं आए। यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक ना मिले तो सरकार भी उसे मृत मान लेती है। इसलिए हंसराज जी को भी मृत मान लिया गया था। केवल सत्येंद्र था जो अभी भी मन ही मन अपने पिता का इंतजार करता था। समय ना कभी किसी के लिए रुकता है और ना ही वो सत्येंद्र के लिए भी रुका। हंसराज जी को घर से गए लगभग 2 दशक होने वाले थे। सब अपने अपने घरों में सुखी और संपन्न थे। सुमित्रा जी के उग्र स्वभाव पर भी समय और परिस्थितियों ने मानो पानी डाल दिया था। माता पिता के बीच उस अंतिम दिनों के हुए झगड़े से सत्येंद्र को इतना तो समझ आ गया था कि उनके रिश्ते की मिठास को खाड़ेपन में बदलने में ज्यादा हाथ मां सुमित्रा देवी का था। पिता का दोष था तो इतना कि उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। वजह चाहे जो भी हो, वो अपनी परिस्थितियों के लिए दोनों से नाराज था। पिता तो सामने थे नहीं, इसलिए सत्येंद्र का सारा फ्रस्ट्रेशन मां पर निकला और वो भौतिक रूप से मां के पास होकर भी दूर हो गया और गुमनाम हो चुके पिता के करीब आता चला गया। सत्येंद्र की पत्नी शीला ने सुख दुख में पति का भरपूर साथ निभाया। कम से कम सत्येंद्र और शीला के बीच सत्येंद्र के माँ बाप जैसा रिश्ता नहीं था। दादी और माँ बाप के प्यार की छांव में बेटी स्नेह स्नेह बड़ी हो रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके दादाजी भी जीवित हैं। एक रोज सत्येंद्र को किसी अनजाने नंबर से फोन आया। फोन उठाया तो उधर से आती आवाज को पहचानने में सत्येंद्र को एक पल भी नहीं लगा। पिता की आवाज सुनते ही उसकी आंखें भर आई और एक क्षण के लिए गले से आवाज नहीं निकली। जब थोड़ा संभला तो पूछा, कहाँ हैं आप? घर क्यों नहीं आते? क्षण भर की खामोशी के बाद उधर से उत्तर आया, आना भी चाहूं तो नहीं आ सकता सत्येंद्र। एक बात कहनी थी। मेरी उम्र हो गई है, अब मेहनत नहीं कर पाता। अगर संभव हो तो हर महीने मुझे कुछ पैसे भिजवा दिया करो। मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा। हंसराज जी थकी हुई आवाज में बोल रहे थे। इस पर सत्येंद्र का धीरज छूट गया। आप है कहाँ? मुझे बताइए, मैं आपको लेकर आऊंगा। इस पर पिता का जवाब था, एक गलती की थी। जब मैं अपने घर को छोड़कर निकला था, उसके बाद एक गलती और हो गई मुझसे। अब तीसरी नहीं करना चाहता। समाज की नजरों में मैं मर चुका हूं। मुझे मृत ही रहने दो। मुझे नहीं आना वापस उस दुनिया में। अगर संभव हो तो पैसे भिजवा देना, अन्यथा कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि तुम सदा खुश रहो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। सत्येंद्र सोच ही नहीं पा रहा था कि वो अपने पिता के जीवित होने की खबर से खुश हो या फिर उनके इस हाल में होने पर दुखी। पता नहीं हंसराज जी ने सत्येंद्र का फोन नंबर कहां से लिया था। इसका अर्थ था कि वो अपने किसी पुराने मित्र के संपर्क में है जिसके पास सत्येंद्र का नंबर था। लेकिन इस समय सत्येंद्र के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि पिता के जाने के बाद मां से उसका वार्तालाप औपचारिकता तक ही सीमित रह गया था, फिर भी जब यह बात उसने उनसे की तो एकाएक मिली इस खबर के झटके को आत्मसात करने के बाद उनका जवाब था, तुम्हारे पिता है वो। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम करो। आना चाहें तो उन्हें अपने घर ले आओ। शायद अपनी कहीं अनकहीं गलतियों का पश्चाताप करने का ये मौका सुमित्रा देवी को ये कहने पर विवश कर गया था। मां की बात सुनकर सत्येंद्र ने वापस उसी नंबर पर फोन लगाया और पिता से मिलने का आग्रह किया। उसके इस आग्रह को स्वीकार ना करते हुए हंसराज जी ने फिर से अपनी बात दोहराई तो असहाय से सत्येंद्र ने भारी मन से पिता का अकाउंट नंबर ले लिया। मन में उम्मीद थी कि शायद ये सिलसिला आगे चलकर सुखांत में परिवर्तित हो, परंतु इंसान जैसा चाहता है सब वैसा ही हो तो जिंदगी की किस्से कहानियां कैसे बने।
खैर, वो दिन है और आज का दिन। सत्येंद्र हर महीने एक निश्चित राशि उस अकाउंट में डालता है। पिता को पैसे भेज पाने की आत्मसंतुष्टि उसके बरसों से रिश्ते जख्मों पर मरहम का काम कर रही है कि ज्यादा नहीं तो इतना तो वह अपने पिता के लिए कर ही रहा है कि जब उन्हें अपने पुत्र की जरूरत हो तो वह उनके लिए मौजूद है। अब गाहे बगाहे पिता पुत्र में बातें भी हो जाती थी, पर हंसराज जी मिलने के लिए कभी राजी नहीं हुए। सुमित्रा देवी चाहे मुंह से कुछ नहीं कहती थी, पर अंदर ही अंदर उन्हें भी महसूस होता था कि अगर वो चाहती तो शायद आज हालात कुछ और होते। पति के घर से जाने का अफसोस चाहे उस समय नहीं था, पर बीतते सालों के साथ जब यह एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं गए हैं, अपने साथ बेटे को भी ले जा चुके हैं, तो पहली बार उनके अंदर कुछ धड़क गया था। पति से हो ना हो, बच्चों से उन्हें अथाह प्रेम था। पर कहते हैं ना कि जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिनको ना तो फाड़ा जा सकता है और ना ही दोबारा से लिखा जा सकता है। सत्येंद्र की जिंदगी में थोड़ा ठहराव आने लगा था। अब उसका मन अशांत नहीं रहता था, लेकिन आज इस फोन ने सत्येंद्र की ठहरी हुई जिंदगी में फिर से पत्थर मार दिया था। आज फिर से वो उसी बेचैनी को महसूस कर रहा था जब पिता उसे पहली बार छोड़कर गए थे। लेटे लेटे उसने मुंह घुमाकर देखा तो शीला उसी का मुंह जोह रही थी। सत्येंद्र धीरे से उठ बैठा और शीला के दोनों हाथ पकड़कर बोला, माँ पापा के बीच का मनमुटाव मुझे किन परिस्थितियों में खड़ा कर गया था, मैंने कभी तुम्हारे साथ नहीं बांटा। तुम भी बिना किसी अपेक्षा के मेरे साथ खड़ी रही। आज मैं तुमसे बहुत सी बातों की माफी मांगना चाहता हूँ शीला। कहते कहते सत्येंद्र फफक पड़ा। बड़ी से बड़ी परेशानी में चट्टान की तरह मजबूत खड़े पति को एक तिनके की तरह ढहते देखकर शीला तड़प उठी। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, सत्येंद्र टूटती आवाज में बोल रहा था। शीला सांस रोके पति की बात सुन रही थी। सत्येंद्र ने आगे कहना जारी रखा, कई महीनों पहले भी पापा का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे और मैं तब से हर महीने उन्हें पैसे भिजवा रहा हूँ। माँ को भी यह बात पता है, पर तुम्हें नहीं कहा मैंने। शायद पापा को तुम्हारी नजरों में नीचे नहीं गिराना चाहता था। उनका कहना था, सब सोचते हैं कि मैं मर चुका हूं तो सबको यही सोचने दो। लेकिन आज फोन पर उनके पहले शब्द थे, आकर मिलकर जा। और उसके बाद किसी और व्यक्ति ने फोन ले लिया था। शीला दम साधे यह सब बातें सुन रही थी। उसे झटका तो लगा था कि सत्येंद्र ने उसे यह सब छुपाया, लेकिन वो समझ रही थी कि यह समय शिकायत करने का नहीं है, इसीलिए वो चुप रही और सिर्फ इतना बोली, अब क्या करोगे? इस पर सत्येंद्र थके स्वर में बोला, सोच रहा हूं कल सुबह बनारस चला जाऊं, जाकर देखता हूं वहां क्या हालात है। अभी किसी को कुछ मत बताना। शीला ने सांत्वना देने के अंदाज में उसकी पीठ थपथपाई और बोली, सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जल्दी निकलना है। अगले दिन सुबह सत्येंद्र अपनी गाड़ी से बनारस की ओर निकल पड़ा। इलाहाबाद से बनारस ज्यादा दूर नहीं है। जिस सरकारी अस्पताल में उसको आने को कहा गया था, वहां पहुंचकर उसी नंबर पर फोन करने से किसी महिला ने फोन उठाया और सत्येंद्र को बताया कि वो कहां है। सत्येंद्र ने सोचा किसी नर्स ने फोन उठाया होगा। जब सत्येंद्र बताए गए वार्ड में पहुंचा तो वहां अपने पिता की हालत देखकर उसका दिल खून के आंसू रो पड़ा। भरा पूरा परिवार होते हुए भी उसके पिता एक लावारिस की भांति जमीन पर पड़े हुए थे। सरकारी अस्पतालों की हमारे देश में क्या दशा होती है, यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। जैसे ही वो पिता की तरफ लपका, उनके बगल में एक औरत और एक लड़की नजर आई, जो उसको देखते ही किनारे हो गए। पिता होश में नहीं थे। डॉक्टरों से बात करने पर पता चला कि दोनों फेफड़े टीबी की वजह से खत्म हो चुके हैं। कुछ नहीं हो सकता। अब तो इंतजार करना है कि कब वो इस नश्वर शरीर को त्याग देंगे। यह सुनते ही सत्येंद्र वहीं खड़ा खड़ा पत्थर का हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया है। पिता की तबीयत इतनी खराब थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। अभी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा हुआ था कि इतने में पीछे से उस महिला की आवाज आई, ये आपकी छोटी बहन है। कल हमारे सामने ही
वो आदमी आपसे बात किया था, आपके पिताजी का पहला नंबर खो गया था, इसीलिए दूसरे नंबर से बात किए थे। इस अजीब सी भाषा पर अचकचा कर सत्येंद्र ने पीछे देखा। उसकी अपनी बेटी से भी छोटी लड़की उसकी बहन बनकर उसके सामने खड़ी हुई थी। सत्येंद्र के दिमाग में बिजली सी कौंधी कि पिता किस गलती की बात कर रहे थे। सत्येंद्र का दिमाग कुंद हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया दे। तेजी से घटते इस घटनाक्रम ने उसके सोचने समझने की शक्ति हटी थी। अभी वह इस नई जानकारी को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था कि पिता के कराहने की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो पाया कि पिता आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर पड़े पिता के जर्जर हुए शरीर को देखकर सत्येंद्र का मन तार तार हो चुका था। होश में आते पिता को देखकर आंसुओं का गोला उसके गले में अटक गया। पिता का हाथ पकड़कर एक ही वाक्य मुंह से निकला, पापा पहले क्यों नहीं बुलाया? उसकी आवाज सुनते ही गरम गरम आंसुओं की बूंदें हंसराज जी के आंखों के कोरों से ढुलक गई और पपड़ी पड़े होंठों से निश्वास निकल गई। लकड़ी जैसा हाथ उठाकर उस लड़की की तरफ इशारा किया और अस्फुट स्वर में बोला, इसका ध्यान रखना। और इसके साथ ही उनका हाथ निर्जीव होकर नीचे गिर गया। कई वर्षों से जो आत्मा अपने ही किए अपराध के बोझ के नीचे दबी हुई थी, आज वो आजाद हो गई थी। शायद वो सत्येंद्र की ही प्रतीक्षा कर रहे थे और उसको देखते ही उन्होंने निश्चिंत होकर प्राण त्याग दिए, मानो अब उन्हें तसल्ली हो गई हो कि उनकी बच्ची दर बदर की ठोकरें नहीं खाएंगी। पिता के शरीर से लिपटा सत्येंद्र फूट फूट कर रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे प्रकरण में किसकी गलती थी। अगर उसके माँ बाप की आपस में नहीं बनती थी तो उन्होंने सहमति से तलाक क्यों नहीं लिया? कम से कम बच्चों से तो जुड़े रहते। क्यों पिता इस तरह से घर छोड़कर निकल आए और फिर कभी पलटकर सुध नहीं ली? एक एक करके सत्येंद्र के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। उसके पीछे खड़ी आंसू बहाती वो दोनों माँ बेटी उसके सामने हंसराज जी पर अपना हक भी नहीं जता पा रही थी। उनके अलावा उन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं था। जब रोकर मन कुछ हल्का हो गया तो सत्येंद्र ने शीला को फोन लगाकर पूरे हालात की जानकारी दी। वो भी सब कुछ सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने सत्येंद्र को हिम्मत बनाए रखने की ताकीद दी और पूछा, अब आगे क्या करोगे? सत्येंद्र चुप था। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अगर मां को पिता की गलती के बारे में बताता तो एक नया जख्म और पिता की एक नई कमजोरी उनके सामने आ जाएगी और फिर से नफरतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सोच विचार कर शीला और सत्येंद्र ने यही तय किया कि मां और बहनों को पिता की मृत्यु की जानकारी देना जरूरी है, पर इन नई मां और बेटी के बारे में कुछ न बताया जाए। सत्येंद्र जानता था कि बहनें अपने अपने घरों में कुछ नहीं बताएंगी, क्योंकि इससे उनके वैवाहिक जीवन में अकारण ही हलचल मच जाएगी और मां को यहां लेकर आने का कोई मतलब नहीं था। जिस पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले स्वीकार की जा चुकी है, उस पिता का अंतिम संस्कार उसे अकेले ही करना होगा। एक और सबसे बड़ा प्रश्न था जो वो दोनों ही एक दूसरे से पूछने से कतरा रहे थे कि उन दोनों मां और बेटी का क्या होगा। सरकारी अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके सत्येंद्र पिता के पार्थिव शरीर को लेकर पिता के उस घर में पहुंचा जहां वो इतने सालों से रह रहे थे। उस घर की हालत से ही उसे समझ में आ गया था कि अपने अंतिम दिनों में पिता ने कितना कष्ट पाया होगा। शायद वह अपने अपराध का प्रायश्चित इसी जन्म में कर गए थे। पूरे विधि विधान से पिता का अंतिम संस्कार करके उसने मन ही मन उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और फिर वही काम किया जिससे उसके पिता की आत्मा को वास्तविक शांति मिलनी थी। मन ही मन में एक निर्णय लेकर उसने पलटकर उन दोनों माँ और बेटी की तरफ पहली बार गौर से देखा तो बेटी में उसे पिता की झलक नजर आई। दोनों ही इतने निरीह अवस्था में थे कि सत्येंद्र के मन में स्वतः ही उस बच्ची के लिए वात्सल्य उमड़ आया। शांत मन और गंभीर आवाज में उसने बोलना शुरू किया, मैं आप दोनों को अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां जाना ना आपके लिए उचित है और ना ही मेरे परिवार के लिए। परंतु मैं आपसे वादा करता हूं कि आप दोनों के भरण पोषण की जिम्मेदारी जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरी है। आपकी बेटी। कहते कहते सत्येंद्र छिटक गया और फिर आगे बोला, मेरी बहन जितना पढ़ना चाहेगी पढ़ सकती है। मैं ध्यान रखूंगा कि सिर्फ पैसे की वजह से इसकी पढ़ाई ना रुके। उचित समय आने पर जब इसका विवाह करना होगा तो उसका कन्यादान मैं करूंगा। यही शायद मेरे पिता की अंतिम इच्छा भी थी।
लेकिन शर्त यही है कि मेरे अलावा आप मेरे घर के किसी भी और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखेंगे। जिस प्रकार मैं अब तक हर महीने खर्चा भेज रहा था, उसी प्रकार मैं हमेशा भेजता रहूंगा। और इतना कहकर उसने उन दोनों से विदा लिया। पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए काशी से बढ़िया जगह क्या होनी थी। यह अंतिम कार्य भी पूरा करके वह अपने घर पहुंचा। जीवन में इतना बड़ा तूफान आकर गुजर चुका था, पर उसने अपनी मां और अपनी दोनों बड़ी बहनों को उसकी चपेट में नहीं आने दिया था। यही शायद हंसराज जी भी चाहते होंगे। सत्येंद्र ने अपने पिता की दूसरी गलती को ढक लिया था और सदैव के लिए उनके कर्ज से उऋण हो गया था। अतीत के गलियारों में गोते लगाते सत्येंद्र को तालियों की गड़गड़ाहट से होश आया। पत्नी शीला भी आंसू भरी आंखों से तालियां बजा रही थी। स्टेज पर गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा का नाम अनाउंस हो रहा था। दीक्षा सत्येंद्र हंसराज।